हेलो बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस जो हमारा चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, इससे हम पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी श्रीलंका में जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम देखेंगे कि बेल्जियम ने कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले इनमें से 5 मार्कर 3 मार्कर कई क्वेश्चंस आते थे, अब 1 मार्कर वाले आ रहे हैं। तो मैं आपको 1 मार्कर क्वेश्चन भी इसमें बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है सुषमा और मेरे पास 17 ईयर्स का स्कूल का एक्सपीरियंस है, जिससे मैं बताऊँगी कि 17 ईयर्स से मैंने क्या क्या सीखा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है, आंसर कैसे लिखना है, वो सारे मेथड्स आपको इसमें बताए जाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है? सबसे पहले यही 1 मार्क क्वेश्चन आता था, पहले ये तो डिफाइन करने के लिए आता था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है। ये एक ऐसा बिलीफ होता है, मतलब एक ऐसा विश्वास माना जाता है कि जिसमें जो मेजोरिटी होती है, मतलब कंट्री में जिनकी संख्या ज़्यादा होती है कोई भी कम्युनिटी की, चाहे वो जैसे हमारा इंडिया कंट्री है और इंडिया में जैसे कि हिंदू ज़्यादा हैं, तो अगर हम लोग मेजोरिटी में हैं तो हम अपनी मनमानी करें, ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म। तो वैसे ही श्रीलंका में था कि इट इज़ बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। इसमें ये होता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो होती है वो कंट्री को रूल करती है, वही कंट्री चलाती है, वही देश को चलाती है और किसी भी तरीके से चलाती है, विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस। और इसमें वो नज़रअंदाज करती है माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है उनको, मतलब जो कम संख्या वाले लोग होते हैं उनको नज़रअंदाज करती है, उनके फ़ायदे की बात को नहीं सोचती हैं। तो इसे हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियनिज्म था उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ। तो 1948 में ये श्रीलंका जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। और इसकी खास बात ये थी कि जब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो यहाँ पे भी इलेक्शंस होते थे और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते थे, डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट चुन करके आती थी। तो यहाँ पे 1956 में क्या हुआ कि इलेक्शन हुए और इलेक्शन में क्या हुआ, सिंघाला कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में आई। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, इन 1956 द इलेक्शन हेल्ड इन श्रीलंका, द श्रीलंकन कम्युनिटी हैड सेक्योर्ड मेजोरिटी। दे नाउ वॉन्टेड टू डोमिनेट द गवर्नमेंट। अब वो क्या करने लगे, जो मेजोरिटी में आई सिंघाला कम्युनिटी वो डोमिनेट हो गई। डोमिनेट मतलब हावी होने लगी। हावी ये किनके ऊपर, जो माइनॉरिटी में थी उन लोगों को, मतलब एक तरीके से दबाना शुरू कर दिया। दे एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन। उन लोगों ने कई मेजोरिटेरियन मेजर्स को अपनाया, जिसके थ्रू क्या था कि सिंघाला सुपरमेसी जो थे या सिंघाला कम्युनिटी के लोग थे उनको फ़ायदा देना शुरू किया। 1956 एंड एक्ट वॉज पास। 1956 में एक एक्ट वहाँ पे पास किया गया जिसमें ये किया गया कि सिंघाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। ठीक है, और इस तरीके से जो तमिल लोग बोलने वाले थे, जो तमिलियंस थे, उनको क्या किया, डिसरिगार्ड किया। आप लोगों को पता ही है 18% तमिल थे, तो उन लोगों को क्या किया, उन लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर किए, मतलब क्या क्या फ़ायदे देने शुरू किए थे श्रीलंका में रहने वाले सिंघालीज को या सिंघाली कम्युनिटी को। तो उन लोगों ने क्या किया, एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई और इस प्रेफरेंशियल पॉलिसी में क्या किया, फेवर किया सिंघाला एप्लीकेंट्स को, ताकि वो यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब में उन्हें खास स्थान मिल सके। मतलब कि एक तरीके से रिजर्वेशन ही कर दिया गया था। जो सिंघाला बोलने वाले हैं या सिंघाला कम्युनिटी के हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में भी प्रेफर किया जाएगा और यूनिवर्सिटी वगैरह में भी, एजुकेशन में भी। अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज स्टेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और एक नया संविधान बना और इस संविधान में ये बताया गया कि स्टेट जो होगा वो प्रोटेक्ट करेगा बुद्धिज्म को फेवर करने वाले लोगों को। मतलब उन्हीं लोगों के लिए मेन जो है काम किया जाएगा जो सिंघाला कम्युनिटी के हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो अपनाए हुए थे वो सारे सिंघाला ही थे, मोस्टली सिंघाला थे। अब है इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो प्रेफरेंशियल मेजर्स जो किए गए थे इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या असर हुआ उस कंट्री के अंदर में। तो यहाँ हम देखेंगे इसका रिजल्ट जो हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो तमिल लोगों के ऊपर हुआ था। ठीक है, तो द मेजर इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल। ये जो मेजर्स आए थे इससे क्या हुआ, श्रीलंका के जो तमिल बोलने वाले लोग थे उन लोगों के अंदर में
एक बहुत गलत भावनाएं लोगों के लिए आने लगी जो सिंघाला कम्युनिटी के थे, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि वो उन्हें सिंघाला कम्युनिटी जो है उन्हें डिनाई कर रही है, उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों ने ये भी महसूस किया कि कोई भी सिंघाला या बुद्धिस्ट पॉलिटिकल पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है, ना उनके लिए कुछ काम कर रही है, ठीक है, और उनके कल्चर और लैंग्वेज को डिनाई किया जा रहा है। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम, उन्होंने ये महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो वहाँ का है और गवर्नमेंट जो है उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो उन्हें डिनाई कर रही है, मतलब उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। देम फ्रॉम इक्वल पॉलिटिकल राइट, जो कि इक्वल पॉलिटिकल राइट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम इन गेटिंग द जॉब, उनको जॉब भी नहीं मिल पा रही है इस तरीके से, उनको कोई और अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट वगैरह जो हैं, जो भी उनकी दिलचस्पी है किसी भी चीज़ में, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। अब है द रिलेशन बिटवीन द सिंघाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ बिकम वॉर्स, और इस तरीके से सिंघाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन था, मतलब उन दोनों के बीच में जो संबंध थे वो बहुत वॉर्स हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए। द श्रीलंकन Tamil launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language। अब श्रीलंकन तमिल जो थी उन लोगों ने क्या किया कि कई पॉलिटिकल पार्टी बनाने शुरू किए और स्ट्रगल करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तो उन्हें डिनाई ही किया जाएगा, और अपने हक के लिए उन लोगों ने लड़ना शुरू किया। और उन्होंने ये कहा कि तमिल जो है उसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उन्हें भी इक्वलिटी दी जाए, अपॉर्चुनिटी जो भी किया जा रहा है, जो भी फ़ायदे सिंघाला कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं वो सारे उनको भी देने चाहिए एजुकेशन और जॉब में। नेक्स्ट जो है वो अभी 1980 में क्या हुआ, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलैम। मतलब कि क्या हुआ, 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो तमिल लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, मतलब अपनी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो काम करना शुरू कर दिया। और उन लोगों ने ये डिमांड रखी कि अगर आप हमारी, मतलब गवर्नमेंट से ये डिमांड रखी कि अगर आप हमारे लिए कोई काम नहीं कर पा रहे या फिर हमारे अकॉर्डिंग हमें वो राइट्स नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमारा एक अलग कंट्री ही बना दीजिए। और उन लोगों ने डिमांड रखी वो वाला एरिया जहाँ पे मतलब तमिल लोग ज़्यादा थे, जो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट जो श्रीलंका का जो पार्ट था वो वाला। नाउ डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटी, अब इनकी बात जो थी, जो ये लोग अलग एक डिमांड करने लगे कि हमारा एक कंट्री अलग बना दीजिए, तमिल लोगों ने ये कहा, तो गवर्नमेंट वहाँ की तैयार नहीं हो रही थी और दोनों के बीच अब लड़ाई शुरू हो गई। और ये जो लड़ाई थी केवल छोटी मोटी लड़ाई नहीं, पहले तो थोड़ी थोड़ी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन बाद में ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर, अब ये क्वेश्चन भी आता था 1 मार्क में, बट इज सिविल वॉर, तो सिविल वॉर क्या होता है कि दो कम्युनिटी, दो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के बीच में जब लड़ाई हो जाती है उसमें मतलब कि ऐसी लड़ाई होती है जिसमें खून खराबा भी हो जाता है, उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो इस टाइप से सिविल वॉर वहाँ पे हो गया। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड, और बहुत सारे यहाँ पे मेजोरिटी में जैसे कि सिंघाला कम्युनिटी थी तो तमिलियंस को ही एक तरीके से बहुत परेशानी को झेलना पड़ा। बहुत सारे तमिल के जो तमिल नेटिव्स वाले थे या तमिलियंस थे वहाँ के, उन लोगों को अपना कंट्री मतलब श्रीलंका को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जा करके रहना पड़ा एज ए रिफ्यूजी के तौर पर। बहुतों के घर, बहुतों के अपने लोग सारे मारे गए और लगभग 70,000 लोग जो थे इस कॉन्फ्लिक्ट में मरे थे उस टाइम में। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी या यहाँ के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की और जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सिविल वॉर हुआ। लेकिन बेल्जियम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। बेल्जियम में क्या था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लिया और वहाँ पे इस टाइप की कोई भी लड़ाई झगड़े को नहीं होने दिया। तो अब हम देखते हैं कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, बेल्जियन की लीडर्स ने एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि रीजनल डिफरेंस क्या होता है। उन्होंने अपने कंट्री में देखा कि हमारे कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और इनमें डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है, इनका कल्चर अलग अलग है। तो उन्होंने उनको सभी को एक ही वैल्यू देने की कोशिश करनी शुरू की और 1970 से लेकर के 1993 के बीच में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो 4 टाइम चेंज किया। मतलब उसमें 4 बार बहुत सारे चेंजेस किए गए और ये 4 बार जो 4 टाइम जो चेंजेस हुए, एकोमोडेट हुए, वो इसलिए ताकि हर
जो कम्युनिटी है उसको इक्वल राइट मिल सके, उन सभी को बराबर का अधिकार मिल सके। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब हम यहाँ देखेंगे कि बेल्जियन मॉडल क्या था, बेल्जियम में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले उन्होंने डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो थे उनको इक्वल किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। कोई भी सिंगल मेजॉरिटी में नहीं था जो अकेले ही मतलब कि कोई ऐसा वो डिसीजन ले सके जो किसी के फेवर में हो, ठीक है। दोनों अगर कोई किसी को भी कोई भी वो लेना है, डिसीजन लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों मिल करके ही ये मतलब बराबर में कोई भी रिजल्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई एक्ट बना सकती थी। नेक्स्ट है मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट में या अपने एरिया में वर्क करे, और इसके लिए स्टेट को सबऑर्डिनेट नहीं होना था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। मतलब उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ आगे करने, मतलब वो अपने आप ही कंट्री में अपने स्टेट में क्या कर रहा है उसकी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। अब है ब्रिसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रिसेल्स जो कि एक वहाँ की कैपिटल सिटी थी, वहाँ पे एक अलग ही गवर्नमेंट बनाई इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे दोनों कम्युनिटी को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया, चाहे वो डच स्पीकर्स थे चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे। द थर्ड गवर्नमेंट विच इज़ कॉल्ड, एक तीसरी सरकार भी बनाई वहाँ पे। और जैसे कि हमारे इंडिया में है कि एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसका काम जो था वो ये था कि ये मतलब कि जो कल्चर से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू होता था उस इशू को सॉल्व करने का काम इसका होता था। तो इस तरीके से बेल्जियन ने बहुत ही समझदारी से अपने कंट्री की डाइवर्सिटी को देखते हुए वहाँ के रीजनल प्रॉब्लम्स को देखा, डाइवर्सिटीज़ को देखा, वहाँ के कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को देखा और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट की, जिसके कारण वहाँ ना तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन वैसे लड़ाई झगड़े नहीं हुए जैसे श्रीलंका में हुआ था, और जिसके कारण श्रीलंका की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और इसने बहुत समझदारी से काम किया। हम इसके PYQ कर लेते हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं। तो जो हमारे दो टॉपिक थे, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का, जो हमने एकोमोडेशन देखा कि किस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल प्ले किए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ये है, जैसे हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता था? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने वाले वो लोग थे जो एक ही लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बेशक वो कोई भी लैंग्वेज के हो, जैसे डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, मतलब आज़ाद कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। नेम द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन बेल्जियम। बेल्जियम में थर्ड टाइप की गवर्नमेंट कौन थी? जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट थी। विच टाइप ऑफ पॉलिसी वॉज कॉन्स्टिट्यूएंटली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किस टाइप की कॉन्स्टिट्यूंसी वाली गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था? तो पॉलिसी इन लोगों ने जो चुनी थी वो था एकोमोडेशन, ठीक है, तभी तो हम पढ़ते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। नेक्स्ट है इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ विच मेजर टू एस्टैब्लिश सिंघाला सुपरमेसी। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें अपनाई थी जिससे कि सिंघाला कम्युनिटी को सुपरमेसी मिली, मतलब कि उनको प्रेफरेंस मिला था? तो वो था ए मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। और यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट ने ये मतलब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ को अपनाया था। जो सिंघाला स्पीकिंग वाले थे उनको कुछ खास चीज़ें दी गई थी, कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह दिए गए थे। व्हेन डिड सिविल वॉर स्टार्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में सिविल वॉर कब स्टार्ट हुआ? तो देखो 19 आपकी बुक में 1980s ही लिखा हुआ है, लेकिन वैसे स्टार्ट जो हुआ था वो 23 जुलाई 1983 से लेकर के 18 मई 2009 तक ही चला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट किस तरह से बेल्जियम में इलेक्ट होती थी? वही है, सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है,
तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज सिविल वॉर। सिविल वॉर किसे कहते हैं? सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, मतलब कि कोई भी कंट्री जिसके अंदर में दो अलग अलग या फिर रिलीजन के हो सकते हैं या फिर लैंग्वेज के हो सकते हैं, कोई भी अलग अलग मतलब ग्रुप के जो लोग होते हैं, आपस में अगर किसी चीज़ को लेकर के उनके बीच लड़ाई हो जाती है, वो जो लड़ाई होती है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। यही है यहाँ पे, सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing group within a country that becomes so intense that is appears like a war। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? जो मेजोरिटी में, जैसे किसी भी कंट्री में जो लोग मेजोरिटी में होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें करते हैं, अब उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो मेजोरिटेरियनिज्म में होता है। जैसे श्रीलंका में था, इट इज़ अ बिलीव, यहाँ आपको मीनिंग भी बताए थे, इट इज़ अ बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। इसमें क्या होता है? मेजोरिटी कम्युनिटी जो होती है वो रूल करती है कंट्री पे, विच एवर वे, किसी भी तरीके से वो रूल करेगी, इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड, और उसमें डिसरिगार्ड करती है उन लोगों की जो माइनॉरिटी में होती है, उन लोगों की उनकी नीड्स को, उनके विशेष को, और इस तरह से ये जो मेजोरिटेरियनिज्म होता है वो फॉलो किया जाता है किसी भी कंट्री में। तो यहाँ पे हमारा मेन जो है यही सारे क्वेश्चंस है, 9 क्वेश्चंस जो बार बार मतलब पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। मेन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बोर्ड में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, तो और उसको हमें कैसे आंसर करना है और क्या आंसर होगा। तो ये इस टाइप के थे जो पहले लिखे जाते थे, अब ऑप्शन में आ सकता है। थैंक यू।